जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू टेक क्वेस्ट 51। सो जैसा कि आपने टॉपिक से देख लिया होगा कि मेनली आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर हम एक वेब ऐप बनाने जा रहे हैं या वेबसाइट के लिए बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सो उसमें एक जनरल आर्किटेक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है। किसी भी वेब एप्लीकेशन को बनाने से पहले हम एक जनरल लेवल पे आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं, ठीक है। कि भाई उसका मेन गोल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाती हैं। देन फिर उसके बाद जो है उस रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर ये देखा जाता है कि इसमें कितने कंपोनेंट्स बनेंगे। देन फिर हम क्या करते हैं कि देन फिर हम उसका एक आर्किटेक्चर पूरा डिजाइन करते हैं। फिर उसके अंदर हम फर्दर उसके लूप होल्स चेक करते हैं। देन फिर हम उसको फाइनलाइज करते हैं। तो ये एक पूरा एक लाइफ साइकिल होता है ऑफ क्रिएटिंग एनी वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो उसी टर्म्स में आज हमारे पास एक एग्जाम्पल प्रोजेक्ट होगा, बट हम उसको समझेंगे जनरल टर्म के अंदर ही, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इस एक प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर बना पाए, नहीं, बल्कि किसी भी प्रोजेक्ट का आप आर्किटेक्चर बना पाए, ठीक है। तो हम उसको इस तरह से करके जो है ना समझेंगे। और आर्किटेक्चर ड्रॉ करना बिफोर गोइंग इनटू द कोडिंग पार्ट और प्रोग्रामिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब प्रोग्रामिंग करते हो ना तो उस टाइम पे आपका जो फ्लो होता है ना वो सिर्फ तब ही बरकरार रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। आपको एक बिल्कुल इजीली हर चीज अंडरस्टैंडेबल होगी कि ये कंपोनेंट क्यों आएगा, ये कंपोनेंट क्यों आएगा, क्योंकि आपने एक पहले से माइंड मैपिंग कर ली है। आपने एक पहले से कंप्लीट आर्किटेक्चर बना लिया है, ठीक है। तो उसमें आपको फिर पूरा फ्लो भी समझ आएगा, बिकॉज फ्लो जो बनता है ना बेसिकली जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो है ना फ्लो नहीं क्रिएट होता, और फ्लो ही वो चीज होती है जिसके थ्रू आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बना पाते हो। बिकॉज क्या है कि देखिए, आप जितना भी डीएसए कर लें, जितनी भी आप जो है ना मास्टर हो जाए उसका कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, लेकिन मसला क्या होता है कि जब आप एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं तो वहां पर आपके जो प्रोग्रामिंग स्किल्स तो ऑब्वियस सी बात है आपके काम आता है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्लो। कि अगर लेट्स से कि 10 कंपोनेंट हैं आपकी वेबसाइट में, तो वो 10 कंपोनेंट आपस में किस तरह से सिंक होके काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड द फ्लो, ठीक है। फ्रंट एंड डेटाबेस से कैसे कनेक्ट होगा, डेटाबेस बैकएंड से कैसे कनेक्ट होगी, डेटाबेस से फ्रंट एंड पे डेटा कैसे जाएगा, ठीक है। तो ये सारा काम किस तरह से जो है परफॉर्म होगा, ठीक है, यही होता है फ्लो। और इसी 3 लेयर्स के ऊपर रहते हुए आप क्या करते हो कि अपने डिफरेंट कंपोनेंट को बनाते हो और वो फिर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और पूरी डेटा ट्रांसमिशन होती है। तो दैट्स वाई फ्लो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि हमसे मतलब लॉजिक नहीं होते, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है कि लॉजिक, लेकिन लॉजिक बिल्डिंग भी आपकी तब होती है जब ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपको सोचना भी है ना, ठीक है। आप कोई भी ई कॉमर्स सोल्यूशन बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स सोल्यूशन है उनको आप देखो, ठीक है। उनमें देखो, चेक करो कि भाई उसमें क्या क्या जो है ना मतलब कि फीचर्स हैं, ठीक है, किस किस तरह से वो आपस में इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा एक फ्लो को समझे और देन फिर उस पर वर्क करें। खैर, अभी के लिए काफी बातें होगी, तो थोड़ा सा हम इसको जो है टेक्निकली समझते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक एग्जांपल प्रोजेक्ट है। क्या है कि डेवलप अ बेसिक ई कॉमर्स साइट, जिसके अंदर मेनली हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। फीचरिंग प्रोडक्ट का एक सेक्शन होना चाहिए, और वी कैन से पेज, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल का एक पेज होना चाहिए, और थर्ड है शॉपिंग कार्ट होनी चाहिए। सही है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि उसके बाद जो हमारे पास फिर हमने क्या करना है कि ये इंटीग्रेट करनी है बेसिक एपीआई राउट्स, ठीक है, फॉर हैंडलिंग द प्रोडक्ट डेटा, ठीक है। तो ये अभी हम आगे चल के समझते हैं व्हाट इज दैट एंड एवरीथिंग। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा मेरे पास एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। सो हम उसको थोड़ा सा रीड आउट करते हैं, ताकि उसमें आपको एक टेक्निकल टर्म और फॉर्मल वे में समझ आएगी कि जो मैंने अभी पहले आपसे एक इनफॉर्मल वे में बातें की वर्बली, ठीक है, वो किस तरह से मैं आपको जो है ना यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे वो जो है ना एक अच्छे तरीके से एग्रीगेट करके लिखी गई है, ठीक है।
अच्छा, सिंपली ये तो खैर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है अबाउट वेब एप्लीकेशंस और ये सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये मैं लिंक दे दूंगा इस आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। सो यू कैन गो थ्रू इट लेटर ऑन, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा टेबल ऑफ कंटेंट है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारा मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है कि हमने सब चीज़ों को नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ पढ़ना है व्हाट इज वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, व्हाई इज वेब आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट। अब ये है टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशन, तो इसमें अभी हमें जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी आर लर्निंग अबाउट आर्किटेक्चर नॉट द टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशन, ठीक है। मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो थ्रू इट लेटर ऑन, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर क्या है? अच्छा, ये हम तीनों पढ़ेंगे अभी, ठीक है, कि ये क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि वेब आर्किटेक्चर भी जो बनता है ना, ये नहीं कि अपनी तरफ से बस यहाँ पर एक्सकेली पे आए या किसी भी जो है ना कैनवास सॉफ्टवेयर पे आकर और बस जो है ना डायग्राम बनानी शुरू कर दी, नहीं, यहाँ पर भी टाइप्स होती हैं। आर्किटेक्चर एक बनता है, डिफरेंट आर्किटेक्चर होते हैं, उनके डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। सो अच्छा, चले हम जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं नीचे चल के। वेब एप्लीकेशन बेसिक्स, ठीक है। अच्छा, ये तो बेसिक्स हो गए, इसको अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, हम ये पढ़ते हैं व्हाट इज वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। अच्छा, क्या लिखा है? नाउ दैट वी नो व्हाट अ वेब ऐप, ठीक है, मतलब ऊपर उसने बता दिया है कि भाई वेब ऐप क्या है। लेट्स टॉक मोर स्पेसिफिकली अबाउट वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। Essentially, web app architecture is how a web app's component are constructed and connected to each other. That is the main point, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, कि आप जितने भी मतलब कि अच्छी प्रोग्रामिंग कर लो, सब चीज़ें कर लो, लेकिन जब आप एप्लीकेशन की टर्म्स में बात करते हो, इट कैन बी वेब ऐप, मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप ऐप, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो सकती है उसकी बात, तो वहां पर आपका रियल टाइम में मेनली आपका फ्लो काम आता है। अगर आपका दिमाग जो है मल्टीपल कंपोनेंट्स को एक फ्लो के अंदर एक पाइपलाइन में अटैच करके और उनसे एक जो है ना काम निकलवा सकता है, ठीक है, एक फ्लो में उसको रख सकता है, तो दैट इज ऑल, ठीक है। उस फिर आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मेनली ये उसने यहाँ पर भी यही चीज कही है, ठीक है, कि किस तरह से जो है ना वेब ऐप बनती है और उनका आपस में फ्लो कैसे। अब ये क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डेटा लेयर, तो ये अभी हम आगे चल के सीखते हैं, फिलहाल अभी हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ चले अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस का, आप ये प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको अगर इंट्रोड्यूस करा, तो प्रेजेंटेशन लेयर कौन सी लेयर होती है? प्रेजेंटेशन लेयर इज अ लेयर वेयर यू प्रेजेंट समथिंग टू द यूजर, ठीक है, मतलब कि जो आप यूआई बनाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन लेयर। और हम अपनी जो ट्रेडिशनल टर्म्स है, ट्रेडिशनल जार्गन्स में हम उसको क्या कहते हैं? फ्रंट एंड, ठीक है। और ये क्या है? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर होता है कि लेयर ऑन विच यू राइट द बिजनेस लॉजिक्स, ठीक है, और यू कैन से कि द सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ठीक है। सो वो सब चीजें जो परफॉर्म हो रही दोनों वो इस लेयर पे होती हैं, और इस लेयर को क्या कहते हैं? दैट लेयर इज कॉल्ड द बैकएंड लेयर, जिसको हम ट्रेडिशनली बैकएंड लेयर कह रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें मिडल वेयर भी आ जाता है, इसमें एपीआईज भी आ जाती हैं, इसमें ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड द डेटा लेयर। अच्छा, इसको डेटा लेयर भी कहते हैं, डेटाबेस भी कहते हैं, और परसिस्टेंट लेयर भी कहते हैं, बिकॉज ये ऐसी लेयर है जहां पर आपका डेटा स्टोर हो रहा है सारा जाके, ठीक है। और ये इनकी आपस का एक पूरा होता है आर्किटेक्चर, इसको भी हम आगे चल के समझते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी मेनली उन्होंने डेफिनेशन में बताया, जो मैंने आपको शॉर्ट मैंने आपको ब्रीफली डिफाइन कर दिया, थोड़ा सा उन्होंने डिटेल में बताया, ठीक है। सो वो वही चीज है, ठीक है, जो मैंने आपसे ऑलरेडी कर दी। अच्छा, ये जो अभी हमने ऊपर आर्किटेक्चर पढ़ा है ना, ये वाला दिस वन, इस आर्किटेक्चर को कहते हैं थ्री टेयर आर्किटेक्चर, ठीक है। और वी कैन ऑल्सो सेट इट मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ठीक है। मोनोलिथिक क्या होता है ये हम नीचे चल के पढ़ेंगे, बट इसको हम थ्री टेयर आर्किटेक्चर भी कहते हैं और मोनोलिथिक भी कहते हैं। थ्री टेयर आर्किटेक्चर क्योंकि देखें, तीन टेयर्स है हमारे पास यहाँ पर, 1, 2 एंड 3, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ थ्री टेयर आर्किटेक्चर, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। सो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, क्या लिखा है कि नीचे चलते हैं कि वाई इज वेब ऐप आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये जरूरी क्यों है, ठीक है। चलें, ये तो उन्होंने एक डेफिनेशन लिखी है, इसको फिलहाल के लिए हम नहीं अभी पढ़ते, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट दी प्रैक्टिकल, सॉरी, वी हैव टू डू इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आल्सो, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि इसमें जो है हमारे पास दो मेन उसने रीजन बताया, बल्कि दो नहीं,
तकरीबन 3 रीजन उसने बताए, स्केलेबल, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड एंड सिक्योर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्केलेबिलिटी की बात करें तो जब आपकी वेब ऐप का आर्किटेक्चर जो है, ठीक है, वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आपने अपनी वेब ऐप का आर्किटेक्चर अच्छा बनाया होगा, सो देन ही आपकी जो एप्लीकेशन होगी ना वो स्केल कर पाएगी। अब इसका क्या मतलब होता है? स्केलेबल का मतलब ये होता है बेसिकली कि अगर आपने एप्लीकेशन एक क्रिएट की है तो वो 5 यूजर्स के लिए भी वही अपनी जो स्पीड है वो परफॉर्म करे, और अगर वहां पर 500 यूजर्स भी आ जाएं तो वहां पर भी वो उसी तरह से चले। उसमें मतलब कि सर्वर डाउन इश्यूज, ठीक है, और ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल साइट ही जो है ना बिल्कुल जो है ना अनअवेलेबल हो जाए। ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, आपकी साइट की अनअवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका सारा बिजनेस जो है या जिसके लिए भी आप प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस बेचारे का जो बिजनेस है वो बिल्कुल जो है ना एकदम से जो है ना चुटकी के अंदर जो है ना खत्म हो जाएगा, बिकॉज आपकी एप्लीकेशन अनअवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल डाउन हो जाएगी। कहते हैं ना यार सर्वर डाउन हो गया, तो इट्स मीन के वो एप्लीकेशन में स्केलेबिलिटी इश्यूज हो गए हैं। ठीक है, वो स्केल नहीं कर पाई। ठीक है, तो मेनली स्केलेबल का मतलब ही ये होता है कि अगर आपके 2 यूजर्स आए, 4 यूजर आए, 5 यूजर आए, फिर भी आपकी एप्लीकेशन उसी स्पीड पर चले, और अगर 500 यूजर्स आ जाए तो फिर भी सेम स्पीड पर चले, ताकि उसके अंदर जो है स्केलेबिलिटी इश्यूज ना हो, जिसकी वजह से आपका आप अपने लिए अगर प्रोडक्ट है तो आपका भी बिजनेस अच्छा रन होता रहे, अगर आप क्लाइंट के लिए बना रहे तो उसका भी बिजनेस अच्छा रन होता रहे। ठीक है, तो दैट्स व्हाई स्केलेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, ऑब्वियस सी बात है कि आप सभी को पता है कि आज का जो एक कह लें कि आजकल हमारे पास हर बंदे की जो रिक्वायरमेंट है ना वो ये रिक्वायरमेंट है कि भाई जो मेरी वेबसाइट है या मेरी प्रोडक्ट है वो टॉप रैंकिंग के ऊपर आए। ठीक है, उसके अंदर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है कि वो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी आप तभी अचीव कर पाएंगे क्योंकि ये कोई एज सच कोई रूल्स ही हैं या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ही होते हैं जिनके थ्रू हम ये एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट हमारे पास इसमें भी कोई कोड है या कोई प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं कि जिनको हम अप्लाई करके और किसी भी एप्लीकेशन को जो है ना ऐसे ऑप्टिमाइज कर देंगे। यस, इट इज पॉसिबल। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि हमारे पास जैसे कोई हार्ड कोडेड चीज होती है कि बस ये लगा देंगे तो 100% हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें टाइम लगता है, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर हम इसका स्टार्टिंग से ही आर्किटेक्चर बहुत अच्छा रखें, ठीक है, कि हमारा जो बेसिकली पेजेस हैं, सेक्शंस हैं, पेजेस का जो लेआउट बन रहा है, ठीक है, उसको हम इतना जो है ना एसईओ फ्रेंडली रखें। ठीक है, हम जो हमारे पास एचटीएमएल में सिमेंटिक टैग का जो एक कॉन्सेप्ट आता है उनको यूज करें। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है हम मेटा डेटा अपना प्रोवाइड करें हर पेज के अंदर, और जो है ना फर्दर जो भी हमारे पास जो है ना एसईओ की टेक्निक्स होती हैं ये हम एप्लीकेशन जब क्रिएट करें तो उसी टाइम पे अगर ये सारी टेक्निक्स का यूज करें, और खास तौर पर जो सर्च इंजन या क्रॉलर्स हैं जिन्होंने इस पूरी वेबसाइट को जो है ना हमारी वेब पेजेस को जो है ना क्रॉल करना होता है उनके लिए इसको एक्सेसिबल बनाएं। ठीक है, इस तरह से उसमें जो है ना अपनी एचटीएमएल को इंटीग्रेट करें। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारी एप्लीकेशन अल्टीमेटली समहाउ वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगी। हाँ, कुछ जो नेसेसरी चीजें होती है वो हमें लेटर ऑन परफॉर्म करें, लाइक एडिंग मेटा डेटा, एडिंग ओपन ग्राफ इमेज। ठीक है, और फर्दर जो भी हमारे पास इसके लिए टेक्निक्स होती हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं सिक्योरिटी पे, और सिक्योरिटी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, खास तौर पर अगर आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन में बात करें तो वहां पर तो सिक्योरिटी आपके पास जो है ना बहुत ही जो है ना एसेंशियल कंपोनेंट। अब सिक्योरिटी क्यों बहुत ज्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है? इट इज एसेंशियल बिकॉज अगर देखें आप ई कॉमर्स सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, तो ई कॉमर्स सोल्यूशन में ऑब्वियस सी बात है कि यूजर वहां पर प्रोडक्ट परचेजिंग करेगा। ठीक है, इट कैन बी एनी प्रोडक्ट। ठीक है, वहां पर एक पेमेंट गेटवे होगा जिसके थ्रू जो है पेमेंट परफॉर्म होंगी, ट्रांजैक्शंस बेसिकली परफॉर्म होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जहाँ पर कॉन्सेप्ट आपके पास किसी भी जो है ना ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, विच इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, जहां पर ये कॉन्सेप्ट आता है तो वहां पर सिक्योरिटी बहुत जरूरी, इवन कि अगर आपकी कोई चले फाइनेंशियल नहीं भी है लेकिन अगर डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन है कि जिसके अंदर सोशल मीडिया, लेट्स से सोशल मीडिया एप्लीकेशन
एप्लीकेशन है और वहां पर लोग अपनी जो है पर्सनल जो है ना क्या कहते हैं कि यू कैन से पर्सनल एसेट्स जो है वहां पर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई वो वहां पर सिक्योरिटी का मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी, कहीं डेटा ना लीक हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर हम ई कॉमर्स में बात करें तो कई हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कहीं और ना जो है निकल जाए, ठीक है। दैट्स वाई सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब जब हम एप्लीकेशन का एक आर्किटेक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम उसको फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंडिंग हम उसका ये वाला जो एक सिक्योरिटी का मैकेनिज्म होता है वो हम जो है ना उसको साथ साथ रखते हैं। लेकिन अगर हम नहीं आर्किटेक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सो फिर एट द एंड जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। सो मेनली ये जो है ना हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं कि क्यों जरूरी। अच्छा, टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशन, ये आप जो है ना आप लोग अपने एंड पे पढ़ लीजिएगा लेटर ऑन, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। तो हमारे पास मेनली तीन आर्किटेक्चर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से आर्किटेक्चर तीन होते हैं? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास होता है माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर, और थर्ड पे हमारे पास होता है सर्वरलेस आर्किटेक्चर, ठीक है। ये तीनों ही किसी भी वेब एप्लीकेशन को बनाने के आर्किटेक्चर, बट ऐसा नहीं है कि अब आप एक एप्लीकेशन बनाए उसमें आप कहें कि मैं उसका आर्किटेक्चर मोनोलिथिक भी रखूंगा, मैं उसका आर्किटेक्चर माइक्रो सर्विसेज भी रखूंगा, मैं उसका आर्किटेक्चर सर्वरलेस भी रखूंगा। नो, आपने कोई भी एक आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करके उसको क्रिएट करना है और फिर पूरी उसी के ऊपर ही चलेगी। हाँ, लेटर ऑन अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे यार अभी मैंने तो मोनोलिथिक पे बनाई थी लेकिन अब क्योंकि जो है ना ट्रैफिक ज्यादा आने लग गई है और स्केलेबिलिटी में मसला आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब जो है ना माइक्रो सर्विसेज पे मूव कर जाऊं। हाँ, तो फिर आप उसके आर्किटेक्चर को थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके, ठीक है, बिहाइंड द सीन उसको माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर दे सकते हो, बट एट अ टाइम आप दोनों को पैरेलली यूज नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल ना, ठीक है, कि आप कहो कि भाई मैं जो है ना ये भी यूज करूंगा और मैं वो भी यूज करूंगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक ही चीज आपको एक टाइम पे करनी है, ठीक है। अच्छा, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, अब मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की यहाँ पर सारी जो है ना डिटेल लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट टर्म बताता हूँ। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं या जो लेयर्स होती हैं ये बहुत ज्यादा टाइटली कपल्ड होते हैं। टाइटली कपल्ड से मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। इस तरह से होता है कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पर बात करूं अपने पास यहाँ पर, तो इसमें क्या है कि मेनली हमारे पास ये प्रेजेंटेशन लेयर है, फ्रंट एंड है, ठीक है, ये हमारे पास बिजनेस लॉजिक लेयर और वी कैसे एप्लीकेशन लेयर है या बैकएंड भी हम कह सकते हैं, और ये हमारे पास डेटाबेस लेयर है, ठीक है। तो अब ये तीनों जो है आपस में बिल्कुल यूं सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। मतलब कि अगर लेट से कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर लेट से इसके अंदर कोई मसला आता है ना तो वो अफेक्ट करेगा इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये है कि जब यूजर यहाँ से रिक्वेस्ट करे किसके पास आएगी, इसके पास है, जब इसके पास आएगी तो इसमें तो मसला है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो यहाँ पर भी क्वेरी नहीं कर सकता और यहाँ पर भी मसला आएगा, ठीक है। और अगर लेट से यूजर यहाँ से कुछ पोस्ट की रिक्वेस्ट करता है विच मीन्स के कुछ क्रिएशन की रिक्वेस्ट करता है जो कि डेटाबेस में जाके बनेगी, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर क्योंकि वो भी रिक्वेस्ट अल्टीमेटली आनी तो यहाँ पर ही है, तो फिर इसमें भी तो ये दोनों जगह पर जो है ना मसले की अगर यहाँ पर कोई इशू आता है और लेट से अगर यहाँ के किसी एक कंपोनेंट में मसला आता है, किसी एक सर्विस में मसला आता है, तो वहां पर भी इशू होगा। तो ये है एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर कि यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि ये आपस में कंपोनेंट जो है ना टाइटली, बट इट्स वेरी इजी, ठीक है। मतलब इसको बनाना और इसको इंटीग्रेट भी करना आसान होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू माइक्रो सर्विसेज के या दूसरे। बट अगर मैं एक बात करूँ ना, ऐसी बात नहीं कि जैसे मैंने इसके कॉन्स आपको थोड़े से बताएं कि ये टाइटली कपल्ड होता है, इसमें ये मसला ये मसला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके फायदे भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक तो इजी है, ठीक है। अगर मैं नीचे चल के इसके जो है ना प्रोज पढ़ूं तो ये देखिए, सिंगल कोड बेस मेक्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इजी। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका एक ही प्रोजेक्ट होता है, एक ही कोड बेस होता है जिसके अंदर आप अपना ये फ्रंट एंड भी करते हो, बैक एंड भी करते हो, और डेटाबेस बैक एंड के अंदर आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर नहीं हो जाए, ये बड़ा इजी आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या, लो कॉम्प्लेक्स ड्यू टू फ्यूअर मूविंग पार्ट। वही चीज है कि जैसे मैं आपको बताई कि आपस में टाइटली कपल्ड होते हैं, ठीक है, इनके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं होती जिसकी वजह से इसको मैनेज करना इजी होता है, ठीक है। इजी टू डीबग एंड डिप्लॉय कोड, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ड्यू टू फ्यूअर नेटवर्क रिक्वेस्ट, एंड वही सारे जो है ना इसके वो हैं प्रोज हैं, ठीक है। और यहाँ पर
ये जो है ना कुछ कॉन्स लिखे हुए हैं वही कि अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट में कोई मसला हो, स्केलेबिलिटी इशू आ सकते हैं और सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, इसका जो है अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि कहाँ पर ठीक है और कहाँ पर नहीं ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि मोनोलिथिक इज नॉट अ गुड चॉइस फॉर लास्ट कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। तो बिल्कुल ये जो बड़ी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होती हैं उनके लिए एक अच्छी चॉइस नहीं है, बट अगर एक इंटरमीडिएट लेवल की, ठीक है, या बेसिक लेवल की एप्लीकेशन है तो इट्स बेस्ट, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं हम माइक्रो सर्विसेज के आर्किटेक्चर। माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर क्या है? माइक्रो सर्विस का भी आर्किटेक्चर होता यही है, ठीक है, लेयर्स आपके पास यही होंगी तीन मेजरली, ठीक है, बट इसके अंदर थोड़ा सा फर्क क्या है कि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर ये तीनों कंपोनेंट जो है ना आपस में टाइटली कपल्ड है। लाइक कि अगर किसी एक में भी मसला आएगा तो बाकियों को भी जो है डिफेक्ट करेगा, या और वी कैन से सॉरी अफेक्ट करेगा, ठीक है। सो किसी भी कंपोनेंट में इशू आएगा ना, ठीक है, तो वो जो उसके दूसरे कंपोनेंट है उनको भी जो है ना अफेक्ट करेगा, ठीक है। बट अगर हम माइक्रो सर्विसेज की बात करें तो थोड़ा सा अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर इज अ मॉडर्न वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर दैट ब्रेक्स डाउन अ लार्ज कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन इनटू स्मॉलर independent services. These services communicate with each other using APIs and are independently deployable, ठीक है। तो यहां पर मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई यहां पर आप ये जो सर्विसेज है ना, सर्विसेज का मुराद है कि लेट से अगर आपकी, अगर हम मैं नीचे डायग्राम में चलूं तो लेट से अब देखें, अब ये ऐप की जो यूआई है, प्रोडक्ट कैटलॉग है, शॉपिंग कार्ट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ऑर्डर ट्रैकिंग, अगर मैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, तो ये सारे चारों पांचों चीजें किसके अंदर आ रही हैं? एक ही कंपोनेंट के अंदर, एक ही बॉक्स के अंदर आ रही हैं, ठीक है, अंडर वन अम्ब्रेला आ रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो ये किसी भी अम्ब्रेला के अंदर नहीं आ रही। दीज ऑल आर डिफरेंट और वी कैन से इंडिपेंडेंट सर्विसेज इटसेल्फ, ठीक है। ये सारी जो है इंडिपेंडेंट सर्विसेज है। ऐप यूआई अपने में आप अपने आप में एक सर्विस है, प्रोडक्ट कैटलॉग अपने आप में एक सर्विस है, शॉपिंग कार्ट एक अपने आप में सर्विस है। तो इससे क्या फायदा होगा कि अगर हम यहाँ पर मैप करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर इन पांचों सर्विसेज में कहीं एक बार भी मसला आता था तो वो सबको डिफेक्ट कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आकर देखें, ठीक है, तो अगर इन पांचों में से किसी एक पर भी मसला आता है, ठीक है, किसी एक पर भी मसला, तो सिर्फ वही अफेक्ट होगी, उसी के अंदर ही मसला है, बाकी सारी सर्विसेज हमारी एज इट इज चलती रहेंगी। दैट्स वाई यहाँ पर ये चीज कही गई है, ठीक है। अगर मैं यहां पर आऊं, ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट सर्विसेज होती हैं। दी सर्विसेज कम्युनिकेट विद ईच अदर। और हाँ, फर्दर ऑन क्या होता है कि अब ऑब्वियस सी बात है कि इनको एक जगह पर इंटीग्रेट तो होना है ना। अब ऐसा तो नहीं, प्रोडक्ट कैटलॉग कहीं और है, शॉपिंग कार्ट कहीं और है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं, एट द एंड उनको एक ही ग्राउंड पर हो, तो फिर वो एक ही इस ग्राउंड पे आने के लिए एपीआई का यूज करते हुए और वो जो है ना आ जाते हैं। अब लेकिन खैर ये वाला जो आर्किटेक्चर है ना, ये कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है, ठीक है, ये बड़ी वेब एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, जहां पर स्केलेबिलिटी का सबसे ज्यादा जो है ना, स्केलेबिलिटी का जो एक फीचर होता है ना, उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। वहां पर हम ये वाला जो है ना आर्किटेक्चर को यूज करते हैं। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर होता है क्या। अच्छा, सर्वरलेस क्या होता है कि सर्वरलेस जो है इसकी डायग्राम माइट भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो, तो हम डायग्राम से नहीं, मैं आपको वैसे ही समझाता हूँ। सर्वरलेस क्या होता है? सर्वरलेस क्या होता है कि एक हमारे पास जो सिंपल आर्किटेक्चर होता है, अगर हम लेट से कि मोनोलिथिक कह लें, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है कि हम सारी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाती, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। जब डिप्लॉयमेंट की बात आती है ना, तो हमारी एप्लीकेशन जाती है डिप्लॉयमेंट पे। जब डिप्लॉयमेंट पे जाती है हमारी पास एप्लीकेशन जाती है, तो वहां पर जैसे हम मैंने दो तीन दफा जिक्र किया कि स्केलेबिलिटी, ठीक है। अब होता क्या है कि जब एप्लीकेशन आपकी डिप्लॉयमेंट में जाती है ना, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जब वो डिप्लॉय हो जाती है तो फिर उसके वहां पर बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो, क्लाउड के ऊपर आपने सर्वर कुछ ना कुछ लिया होता है, या आप कोई भी सर्विसेज को यूज कर रहे हो। देयर आर डिफरेंट मॉडल, पे एज यू गो मॉडल, ठीक है, और यू कैन ऑन योर ऑन सर्वर, ठीक है। सो इट्स डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट एंड डिमांड, ठीक है। तो अब होता क्या है कि उस सर्वर को मैनेज करना पड़ता है बेसिकली, ठीक है, उस सर्वर की ऑर्केस्ट्रेशन
ऑर्केस्ट्रेशन करनी पड़ती है आपको बेसिकली, ठीक है। तो दैट्स वाई उससे क्या होता है कि जब आपको उसकी सारी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए समझ लें आपको एक अलग से एक जो है ना आपके पास एक डेवॉप्स का पर्सन आ जाता है। वो डेवॉप्स का रोल उसके अंदर जो है ना इंजेक्ट हो जाता है कि फिर लेटर ऑन उससे क्या होता है कि अगर लेट से आपकी ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है तो सर्वर को अप करना, ठीक है। अगर ट्रैफिक कम हो रही है सर्वर को डाउन करना, सर्विसेज बनाना, ठीक है। और फर्दर बहुत सारी चीज़ें होती है, डॉकराइजेशन और ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि भाई वो सारा एक काम है, मतलब उसकी पूरी मॉनिटरिंग करना वेबसाइट वेब एप्लीकेशन की, जब वो डिप्लॉय हो जाए उसके बाद भी उसको पूरी को चेक करते रहना, कोई मसला तो नहीं आ रहा, कोई सर्वर डाउन का इशू तो नहीं है, कोई स्केलेबिलिटी का मसला नहीं। तो वहां पर हमारे पास सारा ये डेवॉप्स का रोल है। लेकिन सर्वरलेस आर्किटेक्चर क्या हमें बेनिफिट देता है? इसका क्या बेनिफिट होता है कि अगर हम अपनी एप्लीकेशन को सर्वरलेस आर्किटेक्चर के ऊपर जो है ना डिप्लॉय करें, ठीक है, तो उसमें क्या हमारे पास जो है ना सही चीज रहती है, या अगर हमारी एप्लीकेशन सर्वरलेस आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो उसमें क्या सबसे अच्छी चीज रहती है? वो सबसे अच्छी चीज ये रहती है कि ये जो मैंने आपको पहले मैनेजमेंट का ये देखा क्या लिखा हुआ है, सर्वरलेस वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर leverages cloud-based services to deploy a web app without having to manage the underlying infrastructure, ठीक है। तो ये वही चीज बात हो रही है कि जब अगर हम सर्वरलेस में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अ, अगर हमने एप्लीकेशन बना ली, ठीक है, और फिर जब उसको डिप्लॉय किया तो फिर जब सारी उसकी मैनेजमेंट होती है सर्वर की, उसको अप करना, डाउन करना, मॉनिटरिंग करना, ठीक है, और सारी चीजें उसकी करना, ठीक है। तो वो फिर जिस भी हम प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करते हैं, लाइक हमारे पास एक बड़ा फेमस प्लेटफॉर्म है वर्सल, ठीक है, बहुत सारे और भी हैं बट वर्सल इज वन ऑफ द फेमस प्लेटफॉर्म। तो वर्सल भी हमें सर्वरलेस आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट देते हैं कि वहां पर हमारी एप्लीकेशन अप कर रही है, डाउन कर रही है, हमें उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने एंड पे ऑटोमेटिकली उसको मैनेज कर रहा है अपनी हमारी एप्लीकेशन को। तो दैट इज कॉल्ड सर्वरलेस आर्किटेक्चर। खैर, काफ़ी हमने थ्योरी बेस्ड जो है ना बातें कर ली, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, क्योंकि समटाइम होता क्या है कि हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल में जंप इन करते हैं, और फिर जब प्रैक्टिकल में जंप इन करते हैं तो हमें कुछ समझ ही नहीं आता। जब तक समझ आने लगता है तब तक वो चीज़ बिल्कुल खत्म हो गई होती है। तो दैट्स वाई हम पहली अप्रोच है कि हम उसको थोड़ा सा थ्योरी के साथ समझ लें। अभी आपको एक हाई लेवल पे अंडरस्टैंडिंग मिल गई, अब हम उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो है ना ये रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, ठीक है, ताकि आपकी और थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हो जाए, ठीक है। अगर मैं नीचे जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास स्टेप्स है, कुछ क्या स्टेप्स हैं? 5 steps टू क्रिएट अ आर्किटेक्चर फॉर अ वेब एप्लीकेशन, ठीक है। सो किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, किसी भी टेक्नोलॉजी पे आप बना रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। लेकिन उसके मेनली यहाँ पर 5 स्टेप जो है ना आइडेंटिफाई किए गए हैं। वो ये किए गए हैं कि सबसे पहले तो आप जो है ना जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, या इफ यू आर क्रिएटिंग प्रोजेक्ट फॉर योर सेल्फ, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उनको पहले गैदर कर रहे हैं, एक जगह पर लिख लें। फिर ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिक्वायरमेंट आप क्या करें? कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करें, ठीक है, कि बेसिकली यार अगर मेरी ये वाली रिक्वायरमेंट है तो मेनली मुझे कितने हाई लेवल पे कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। हाई लेवल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि जब हम स्टेप इन करते हैं टू क्रिएटिंग समथिंग, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जब हम उसका आर्किटेक्चर बनाते हैं तो वो 100% कंप्लीट आर्किटेक्चर नहीं होता। वो एक हाई लेवल पे जो नेसेसरी चीजें होती हैं उनकी बेसिस के ऊपर वो एक आर्किटेक्चर बने, नहीं यार ये चीज तो लाजमी इसमें आएगी ही आएगी, तो वो उसकी बेसिस। लेकिन जब आप उसमें जंप इन करते हैं, ठीक है, तो देन फिर आपको सम टाइम होता है कि बहुत सारी चीजें और ज्यादा ऐड अप करनी पड़ती हैं, ऐड ऑन करनी पड़ती हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको एक इनिशियल लेवल पे फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, आपको ये चीजें सब करनी पड़ती हैं ताकि आप किसी ना किसी पॉइंट से स्टार्ट कर पाए, ठीक है। तो दैट्स वाई कंपोनेंट आप आइडेंटिफाई करेंगे, और देन फिर आप क्या करेंगे? फिर आप आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे, ठीक है, कि जिस आर्किटेक्चर पे आपने उसको बनाना है, इट कैन बी मोनोलिथिक, इट कैन बी माइक्रो सर्विसेज, और इट कैन बी सर्वरलेस आर्किटेक्चर, ठीक है। तो किसी भी एक आर्किटेक्चर को आप डिसाइड करके उसे बनाएंगे, देन फिर ऑब्वियस ही बात है, उसको रिव्यू करेंगे, उसमें जो भी लूप होल्स होंगे उसको रिफाइन करेंगे, और देन फिर उसको फाइनलाइज करेंगे। अच्छा, खैर इसकी फर्दर ये नीचे जो है ना सारी एक्सप्लेनेशंस है, ठीक है। सो दिस यू कैन रीड आउट लेटर ऑन, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल साइड पे।
अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो पहला काम तो हमारे पास हो गया कि जो हमने यहाँ पर कहा है गैदर रिक्वायरमेंट वाला, वो स्टेप तो हमारे पास अचीव हो गया रिक्वायरमेंट्स वाला। अब सेकंड स्टेप क्या है कि इसके अंदर जो है ना मेनली कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना कि कितने कंपोनेंट हमारे पास क्रिएट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं जीपीटी पे जाऊं तो मैंने जीपीटी से जो है ना यहाँ पर ये क्यूरी सिंपली की है, उसको पिक्चर पास की और देन फिर उस पर लिखा है कि भाई मुझे बताओ कि इस जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स की मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर उसने सारा जो है ना सेग्रीगेट करके बताया कि अगर आपको लेआउट कंपोनेंट, लेआउट के बेसिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें हेडर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, नैब बार, फुटर। ठीक है, और फर्दर लेआउट का जो एक रैपर होता है बेसिकली लेआउट हमारे पास। ठीक है, सो इस तरह से उसने उसके बारे में बता दिया। ठीक है, अच्छा अगर हम नीचे चले पेजेस के ऊपर जो कि मेन चीज है, तो उसमें हमने उसने हमें बताया कि भाई आपको एक होम पेज चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात, जिसको हम लैंडिंग पेज भी कह सकते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट पेज होगा, ठीक है भाई, जिसपे सारे प्रोडक्ट्स आपके होंगे। ठीक है, और एक होगा प्रोडक्ट डिटेल पेज जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए होगा, कि आप जब एक सिंगल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसकी सारी डिटेल, पिक्चर्स एंड एवरीथिंग विल बी कम देयर। ठीक है, सो वो वाला जो पेज होगा वो होगा प्रोडक्ट डिटेल पेज। ठीक है, और एक आपके पास होगा कार्ट का पेज, के ऑब्वियस सी बात, जो भी आप प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेंगे वो कहीं ना कहीं शो तो होंगी ना, तो इट कैन बी अ पेज ऑल्सो। ठीक है, मैं आपको दोबारा से रिपीट करूंगी, जो कार्ट का पेज है ये पेज भी हो सकता है, अदरवाइज इट कैन बी शीट ऑल्सो। शीट से मुराद क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पर आऊं और अगर मैं एक एप्लीकेशन ओपन करूं, ठीक है, सो यहाँ पर अगर आपको जो है, अगर यहाँ पर आऊं तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये देखें इस तरह से ये आ रहा है ना। ठीक है, राइट साइड से मतलब शीट ओपन हो रही है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कार्ट अपने पास कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, अदरवाइज आप जो है उसके लिए एक डेडिकेटेड पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बड़ी आसानी से जीपीटी से जो है ना ये कंपोनेंट्स निकलवा लिए। तो अब क्या है कि कंपोनेंट्स तो करवा लिए अपने। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है कि अब हमारे पास रीयूजेबल कंपोनेंट्स का भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैंने लास्ट जो हमारी फिग्मा वाली वीडियो थी उसमें बताया था कि रीयूजेबल कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है टू क्रिएट एनी वेबसाइट इन अ स्पीडी प्रोग्रेस। ठीक है, सो दैट्स व्हाई रीयूजेबल कंपोनेंट को आप कर लें आइडेंटिफाई। उन्होंने हमें बताया कि भाई प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट है, कमेंट सेक्शन है और ऐड टू कार्ड बटन फर्दर। ठीक है, अच्छा ये एपीआई इंटीग्रेशन इसको भी हम बाद में चल देखते हैं, और ये स्टेट मैनेजमेंट है इसको भी हम लेटर ऑन अभी देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ जल्दी से अपने पास ना अब एक आर्किटेक्चर बनाता हूँ। आर्किटेक्चर क्या बनाऊंगा कि यहाँ पर मेनली यहाँ पर हेयर, ठीक है, यहाँ पर मैं अपने पास बनाता हूँ प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, इसको मैं क्या नाम दूंगा, प्रेजेंटेशन लेयर का नाम दूंगा, प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, तो मैं इसको क्या नाम दे रहा हूं, मैंने इसको नाम दिया है प्रेजेंटेशन लेयर का नाम। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसी कोई डुप्लीकेट करूं, बिकॉज आपको पता है कि हम अभी, अच्छा मेनली अभी हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे काम करेंगे बिकॉज इट्स वेरी इजी। ठीक है, और हम उसी से ही अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक ये आ गया। अच्छा उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिजनेस लॉजिक लेयर, आप इसको जो है एप्लीकेशन लेयर का नाम दे दे, बैकएंड का नाम दे दे, डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, तो मैं इसको नाम देता हूँ बिजनेस लॉजिक लेयर का नाम। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि उसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ कि इसको नाम देता हूँ परसिस्टेंस लेयर। होप सो कि मेरे स्पेलिंग, हाँ टाइपो मिस्टेक। ठीक है, अच्छा परसिस्टेंट लेयर, ठीक हो गया, परसिस्टेंट लेयर आ गया हमारे पास। ठीक है, एज वी ऑल नो, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड एंड वी हैव स्टडी इन वेरी डेप्थ कि भाई ये क्या होती हैं तीनों चीजें। ठीक है, कि प्रेजेंटेशन लेयर फ्रंट एंड, बिजनेस लॉजिक लेयर बैक एंड एंड परसिस्टेंट लेयर डेटाबेस। ठीक है, तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ कि विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, ठीक है, मैं जल्दी से इसके अंदर जो है अपने थोड़ा सा जो मेन के ऊपर हमारे पास टेक्नोलॉजीज यूज होंगी उनको यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, फ्रंट एंड,
इसको फ्रंट एंड नहीं, सॉरी, हम क्या करते हैं कि अच्छा टेक्नोलॉजी का जो स्टैक है ना, अब ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर इसमें लिखो या इसके अंदर आप अपने प्रेजेंटेशन पे वो लिख लो, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दोनों चीजें लिखता हूँ, ठीक है, ताकि इजी हो जाए, ठीक है। अच्छा अभी आपने कैपिटल केस लोअर केस पे नहीं जाना कि बिकॉज वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो इसमें हम जो है जल्दी से अपना देखते हैं, ठीक है, टेलविंड सीएसएस, ठीक है। तो ये मेनली मैंने जो है ना कुछ इसका फ्रंट एंड बनाया, अगर हमें एनिमेशन के लिए कुछ करना है तो चले मैं इसमें फ्रेमर मोशन डाल देता हूँ, ठीक है, इस तरह से, सही है। अच्छा अब क्या है कि अच्छा अब हमारे पास जो कंपोनेंट्स आए अगर हम उसको भी यहाँ पर लिख लें, ठीक है। सो मैं अभी आपको फिलहाल एक दो कंपोनेंट लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, कि किस तरह से हम इसका बनाएंगे, ठीक है। आप फिर फर्दर उसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं लेट सपोज देखूँ कि मेरे पास मेनली, क्योंकि फ्रंट एंड पे तो हमारे पास पेजेस आएंगे, तो पेजेस में अगर मैं लिखूँ तो होम पेज है, प्रोडक्ट डिटेल पेज है, तो चले हम मेनली ये तीनों लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इसी को कॉपी डाउन करूँ, ठीक है, और यहाँ पर लाऊं और इसको अगर मैं थोड़ा बड़ा कर दूं और wait, यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पर कर दूं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो और मैं क्या करूँ कि यहाँ पर इसको लिखूं होम, ठीक है, और उसके बाद क्या प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट की स्पेलिंग, ठीक है, और उसके बाद क्या है प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है। अच्छा ये सारे पेजेस के नाम और यहाँ पर लिख दूँ कार्ड, क्योंकि अभी हमारी मेन रिक्वायरमेंट्स यही है, तो मैं यही करता हूँ जल्दी से, ठीक है। अच्छा अब ये हमारा हो गया, अगर अब मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्टली मिडलवेयर बनेगा हमारे पास, क्योंकि जैसे मैं आपको कहा सिक्योरिटी का मैकेनिज्म, तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिडलवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा मिडलवेयर आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा रेस्ट एपीआईज, अभी हम रेस्ट एपीआईज की बात करेंगे, ठीक है, हम जो है उस पे नहीं जाएंगे फर्दर। जो हमारे पास डिफरेंट एपीआईज होती हैं, ग्राफ हो गया और डिफरेंट होती है, बट हम उस पे नहीं जाएंगे। अच्छा सर्वर एक्शन का भी अगर हम नेक्स्ट जेएस के अंदर काम कर रहे हैं तो हमारे पास एक सर्वर एक्शन का भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अब ये जो सर्वर एक्शन है ना, ठीक है, ये भी वही काम करता है, और एपीआई, ये रेस्ट एपीआई भी सेम काम करती है, ये भी डेटाबेस से कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा और ये भी डेटाबेस से कम्युनिकेशन के लिए यूज होंगी, रेस्ट एपीआईज एंड सर्वर एक्शन, ठीक है। बट बेसिकली एपीआई जो होती है ना, एपीआई इटसेल्फ एक समझ लें ऐसी चीज होती है, ठीक है, कि आप जो है ना उसको लेटर ऑन मोबाइल ऐप में भी यूज करें, आप लेटर ऑन डिफरेंट वेब ऐप के लिए यूज करें, ठीक है, तो इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू दिस सर्वर एक्शंस, बट ये ज्यादा सिक्योर भी होती हैं, ये ज्यादा स्केलेबल भी होती हैं और ये ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होती हैं। लेकिन अगर मैं सर्वर एक्शन की बात करूं तो सर्वर एक्शंस आर नथिंग, इट्स जस्ट लाइक अ सिंगल फंक्शन जो कि सर्वर पर एग्जीक्यूट होते हैं और इसके अंदर आप अपनी डेटाबेस की क्यूरी डायरेक्ट करोगे। बट उसका मसला ये होता है कि ना तो वो आपकी वो सिर्फ मतलब कि फिर आप अपनी उसी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो, आप कहीं और जो है ना उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट्स व्हाई सर्वर एक्शन जस्ट फंक्शंस होते हैं और रेस्ट एपीआईज एक कंप्लीट सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जिनको आप मल्टीपल जगह पर जो है यूज कर सकते हैं, इट कैन बी इन मोबाइल ऐप और एनीवेयर, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब हमारे पास क्या आता है ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा मेनली हम ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कहाँ पर कर रहे होते हैं, मिडलवेयर के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए ऑथेंटिकेशन में दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज करें, जैसे अभी हमारे पास मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरी है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है, ठीक है। तो आप करें, मेनली मैं दो नाम यहाँ पर लिखता हूँ, आप इनको एक्सप्लोर कीजिएगा, क्लर्क एंड काइंडी, ठीक है। तो ये दोनों बहुत जो है बहुत अच्छी और बहुत जो है ना रेनॉन्ड लाइब्रेरीज हैं, दोनों थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, ऑथेंटिका बहुत इजी है, स्पेशली इजी, क्लर्क इज वेरी इजी, ठीक है। सो आप इनको इजीली कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा अगर आपको कस्टम ऑथेंटिकेशन करनी है तो फिर आप क्या करें, फिर यू कैन गो फॉर नेक्स्ट ऑथ, और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप फुली कस्टम उसको बना लें, अपनी ऑथेंटिकेशन को फुली कस्टम, ठीक है, जिसमें आप खुद टोकन जनरेट करें, खुद सारी चीजें जो है ना परफॉर्म करें, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑथेंटिकेशन का थोड़ा सा मैकेनिज्म है, ठीक है। अच्छा फिर इसमें हमारे पास एक चीज होती है प्रोवाइडर्स, ठीक है, एक क्या चीज होती है हमारे पास, एक चीज होती है हमारे पास प्रोवाइडर्स, ठीक है। प्रोवाइडर्स क्या होते हैं कि बेसिकली हमारे पास वो लोग, जैसे कि आपने देखा होगा, ठीक है, कि गूगल
की ऑथेंटिकेशन होती है ना, जैसे कि साइन साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक, साइन इन विद ट्विटर। तो ये जितने भी इनको कहते हैं प्रोवाइडर्स बेसिकली, ठीक है। अब आपको अपनी एप्लीकेशन के स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितने भी आप ये प्रोवाइडर्स इंटीग्रेट इसमें करना चाह रहे हो, ठीक है, आप लिख दो। मैं फिलहाल के लिए सिर्फ लिखता हूँ गूगल, के मुझे सिर्फ गूगल चाहिए और कोई नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये हमने अपना बिजनेस लॉजिक लेयर के ऊपर जो हाई लेवल पे हमें चीजें रिक्वायर्ड थी, हमने वो काम कर लिया, ठीक है। यहाँ पर वो काम कर लिया हमने। अच्छा, फिर एक हमारे पास चीज है पेमेंट गेटवे का कॉन्सेप्ट है। पेमेंट गेटवे क्या है? पेमेंट गेटवे का मतलब सिंपल टर्म में ये होता है, पेमेंट गेटवे का मतलब, ठीक है, कि पेमेंट गेटवे का मतलब जो है ना, आप बेसिकली जब आप प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करते हो, उसके बाद फिर आप चेकआउट पे करते हो। जब आप चेकआउट पे करते हो तो आपके सामने एक यूआई ओपन होता है, जो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली वो करके दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है कि मैं आपको सर बताना चाह रहा हूँ कि वो यूआई आपके सामने ओपन होगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि जैसे आप चेकआउट पे करेंगे तो यूआई आपको रीडायरेक्ट कर देगा पेमेंट गेटवे को, जहां पर आप अपना या तो कार्ड का नंबर देकर, ठीक है, अपनी जो है ना चार्ज करवा सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज आपका फिर कर सकते हैं कि वहां पर हमारे पास लोकली जो एप्लीकेशन होती है उसमें हमारे पास सीओडी का ऑप्शन होता है, कैश ऑन डिलीवरी का, तो वो भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। बट ये है कि जब आप इंटरनेशनल एप्लीकेशन में आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेमेंट गेटवे वहां पर इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। और हमारे पास बड़ा एक जो है ना फेमस पेमेंट गेटवे दैट इज स्ट्राइप, ठीक है। सो हम स्ट्राइप भी है, रेजर पे भी है, ठीक है। तो खैर रेजर पे जो है कंट्री स्पेसिफिक हो जाता है, स्ट्राइप जो है हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि स्ट्राइप हमारे पास इस तरह से आ गया, ठीक है। अब ये मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट सारी चीजें कर दी, ऑथेंटिकेशन की आ गई, ये हमारी एपीआई जो हमारी बनेगी, और ये आ गया, ठीक है। अगर हम अभी अभी के लिए देखें कि हमारे पास जो एपीआई बनेगी वो कौन सी बनेगी, तो अगर अगर मैं जाऊं नीचे जाऊं मूव करूं, ठीक है, तो यहाँ के लिखा है एपीआई इंटीग्रेशन। तो हमारे पास अभी के लिए जो एपीआई बनेगी वो होगी प्रोडक्ट्स की एपीआई, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर आकर इसको थोड़ा सा जो है शायद इसका इंक्रीज करूं और यहां पर लिखूं, अगर मैं इसको इस तरह से करके और देन फिर यहां पर लिखूं नीचे, ठीक है, कि हमारे पास क्या एपीआई बनेगी, प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट की एपीआई बनेगी, और प्रोडक्ट की एपीआई क्या कर रही होगी, प्रोडक्ट की एपीआई बेसिकली हमें प्रोडक्ट गेट भी करके दे रही होगी। फिर प्रोडक्ट की एपीआई क्या करेगी, प्रोडक्ट की एपीआई के थ्रू हम प्रोडक्ट को पोस्ट भी कर रहे होंगे, विच मीन्स कि हम प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे होंगे डेटाबेस में। ऑब्वियस सी बात है कि जो एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन होती है ना, अगर तो वो एक सिंगल वेंडर एप्लीकेशन है तो उसमें क्या होगा कि उसमें बेसिकली जिसकी एप्लीकेशन है ना वही प्रोडक्ट की क्रिएशन करेगा, और जो यूजर है वो सिर्फ उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, गेट करेंगे, मतलब उसको देख के बाय कर सकते हैं, ठीक है, ये काम। लेकिन अगर हम मल्टी वेंडर एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट ही यह था, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे पास लोकली एक एप्लीकेशन है दराज, इसके अलावा है हमारे पास अली बाबा, इसके अलावा है हमारे पास और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, वो मल्टी वेंडर्स एप्लीकेशन है, वहां पर क्या होता है कि डिफरेंट यूजर जो है सेल सेल भी कर रहे होते हैं उन प्रोडक्ट्स को और गेट भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो मल्टी वेंडर होती है। तो अगर हम मल्टी वेंडर की कॉन्सेप्ट लें तो वहां पर हम जो है ना इसी एपीआई के थ्रू, इस रेस्ट एपीआई के थ्रू जो प्रोडक्ट की बनाई है इसके थ्रू हम पोस्टिंग भी करवा रहे होंगे। और उसके अलावा क्या ऑपरेशन होते हैं, अपडेट का ऑपरेशन होता है और डिलीट का ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा अपडेट का, अगर मैं टेक्निकल टर्म में बात करूं तो हम उसको पैच या पुट को जो है ना यूज करते हैं उसकी जगह पे, ठीक है। तो अब क्या है कि भाई ये हमने जो है ना अपना डिफाइन कर लिया कि हमारी जो सबसे एपीआई, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही एपीआई की रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी हमने वो भी आइडेंटिफाई कर लिया कि जो एपीआई बनानी है, ठीक है, उस वो एपीआई करेगी क्या, वो गेट भी करके लाएगी प्रोडक्ट को, वो पोस्ट भी करेगी, वो उसको उनको करेगी, ठीक है, और वो उनको डिलीट भी कर रही होगी, ठीक है। तो ये हमारी मेन अप्रोच रहेगी फॉर क्रिएटिंग दी एपीआई। अच्छा, अब क्या होगा, अब ऑब्वियस ही बात है कि ये जो एपीआई है, ठीक है, चले मैं आपको थोड़ा सा अगर फ्लो समझाऊं तो ये तो हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर रहेगी, जिसका इससे जो है जो है ना कंसर्न कब होगा, जब ये होम पेज पे या प्रोडक्ट डिटेल पेज पे क्या लाना होगा, डेटा लाना होगा, ठीक है। तो वो यहाँ से फिर रिक्वेस्ट करेगी इसको, और देन फिर जो है ना ये उसको जो है ना रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके एज एन रिस्पॉन्स डेटा यहाँ पर दे देगी। अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या होगा कि यहाँ पर ये जो डेटा परसिस्टेंट लेयर है ना, ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें मेनली हम क्या कर रहे होंगे कि इसमें हमारी होगी डेटाबेस,
ठीक है, जहां पर हमारा डेटा होगा। अब डेटाबेस हम क्या अभी के लिए चूज करते हैं, हम करते हैं MySQL को चूज। ठीक है, यू कैन सेट एनी डेटाबेस डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये आ गई हमारे पास डेटाबेस। अब डेटाबेस की भी नीचे फर्दर मॉडलिंग होती है, उसमें नहीं हम जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो फिर अलग कहानी निकल जाएगी। तो हम लोग जस्ट अभी के लिए सिर्फ ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, कि डेटाबेस जो है ना किस तरह से यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेट होगी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा फ्लो समझाता हूँ जो कि जरूरी है। प्रेजेंटेशन लेयर होगी विच इज कॉल्ड फ्रंट एंड। फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आपकी जाएगी यहाँ पर, हेयर बैक एंड पे। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और जो है करूँ इंक्रीज इसका साइज तो ये जो मेरे पास डेटा होगा ना, ये इस तरह से, ठीक है। तो अब ये जो है ना मेरे पास जाएगी यहाँ पर रिक्वेस्ट। अगर मैं यहाँ पर इसमें लिख दूं, क्या होगी, REQ रिक्वेस्ट। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर से कहां पर जाएगी, बिजनेस लॉजिक लेयर पे जाएगी। और किस टाइम पे जाएगी, जब ये होम पेज पे आप आते हो। ठीक है, अब चले मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। लेट से मेरे पास ये मेरी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, शॉपी। इस तरह से ये हमारे पास एक छोटी सी एक एग्जांपल प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये इसका होम पेज है। जैसे मैं इसको रिलोड कर दूंगा ये होम पेज पे आई, लेकिन ये जो सारे प्रोडक्ट्स इसमें आ रही है कहाँ से आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, बिहाइंड इसके एक ना कोई एक API यूज हुई हुई है जहां से प्रोडक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता है कि जैसे हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं, लोड करते हैं, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी किसके ऊपर, ये रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पर जो भी इसका वेब सर्वर है पीछे बिहाइंड द सीन, और वहां से उसको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेंगे एज एन, एक सेकेंड, कैसे मिलेंगे प्रोडक्ट उसको, प्रोडक्ट मिलेंगे एज एन रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आकर अपना जो है एरो हेड को चेंज करूं, इसको इस तरह से और इसको इस तरह से करूं, ये चीज, तो अब क्या होगा कि हमारे पास ये एज एन रिस्पॉन्स, इसको मैं रेस कर देता हूं। तो एज एन रिस्पॉन्स हमारे पास क्या मिलेंगे, यहां से हमारे पास क्या मिलेंगे, हमारे पास वो डेटा मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये जो डेटा ला रहा है, ठीक है, ये बिजनेस लॉजिक पे जो डेटा आ रहा है, ये कहां से, इसको कहां से मिल रहा है भाई, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको जो डेटा मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है, वो इसको डेटा मिल रहा है डेटाबेस से, डेटा मिल रहा है। बिकॉज ये क्या कर रहा है कि ये डेटाबेस पे फर्दर जो है ना ये डेटाबेस पे फर्दर रिक्वेस्ट कर रहा है, और फिर डेटाबेस हमें जो है डेटा ला कर दे रही है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, अब होता क्या है, फ्लो के कंप्लीट, कि यहां से रिक्वेस्ट गई, मैं ये भी एक सेकंड कंप्लीट कर लूं, देन फिर मैं आपको बताता हूँ ये इस तरह से। ठीक है, अब होगा क्या कि यहां से रिक्वेस्ट गई, ठीक है, अब वो होम पेज ने की, प्रोडक्ट डिटेल ने की, किसी ने भी की। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ये चीज, बिकॉज ये तो हमने ऊपर अपनी टेक्नोलॉजीज लिखी है ना, तो ये तो नहीं रिक्वेस्ट करेंगी मेनली, तो ये रिक्वेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो होगा क्या कि जब हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, इस तक पहुंचेगी रिक्वेस्ट, ठीक है, होम पेज तक, तो बेसिकली हम कैसे रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि स्लैश प्रोडक्ट पे जो भी हमने लगाया होगा, ठीक है, गेट की पोस्ट, गेट का मेथड, पोस्ट का मेथड, पैच का, डिलीट का, जिसका भी मेथड लगा होगा बिहाइंड द सीन, HTTP जो भी मेथड यूज किया होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारी जो है ना रिक्वेस्ट जाएगी कहां पर जाएगी, इस प्रोडक्ट की जो API बनाई है ना, इसके पास हमारी वो रिक्वेस्ट जाएगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको ऊपर करूं, ठीक है, इस तरह से करके, ताकि मैं आपको दिखा सकूं, तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट की API होगी, इसके ऊपर हमारी जो है ना रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, जब इस पे जाएगी तो ये क्या करेगी, अब ये जो API बनाई है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें हमने कुछ चेक्स डिफाइन किए होंगे, वैलिडेशंस हो रही होंगी, सब कुछ हो रहा होगा। तो ये बेसिकली डेटा को प्रोसेस करेगी ऑन द बेसिस ऑफ दोज चेक्स। ठीक है, कि भाई जो भी इसकी डेटा की रिक्वायरमेंट है, कि क्या उसमें आई है, प्रोडक्ट नेम इसने मांगा है, ठीक है, प्रोडक्ट की पिक्चर मांगी है, प्रोडक्ट की प्राइस मांगी है, प्रोडक्ट की कैटेगरी मांगी, क्या वो सारी चीजें, अगर वो सारी चीजें होंगी तो फिर वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगी पोस्ट का, कि मतलब लेट से यूजर आया, यूजर ने कोई प्रोडक्ट क्रिएट करनी है, तो वो क्रिएट पे क्लिक करेगा, प्रोडक्ट क्रिएट करेगा, फिर जब यहाँ पर प्रोडक्ट आएगी तो वो चेक करेगी कि क्या ये पोस्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सारी वो चीजें, सारा वो डेटा मौजूद है। ठीक है, अगर तो मौजूद होगा तो फिर देन क्या होगा कि देन इट विल फर्दर रिक्वेस्ट टू दिस डेटाबेस। ठीक है, जब वो डेटाबेस को रिक्वेस्ट करेगी तो डेटाबेस जो है ना फिर आपको एज एन रिस्पॉन्स यहां पर देगी डेटा। ठीक है, और फिर ये यहां से एज एन रिस्पॉन्स यहां पर आएगा। तो ये कंप्लीट फॉर्म होता है किसी भी वेब एप्लीकेशन का। ठीक है, तो अगर मैं इसको बड़ा करूं, यहां पर करूं, और मैं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आपको जो है ना ये चीज गेट होती रहे, कि बेसिकली आप ना
कहीं कंफ्यूज ना हो जाएंगे यार, ये क्या रिक्वेस्ट करेगी, नहीं ये जो एपीआई यही करेगी। ये तो खैर हमने ऊपर अपनी जो है ना अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ स्टैक डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास इस तरह से जो है ना हमारा ये आर्किटेक्चर होगा मेन लेवल के ऊपर, ठीक है। तो अब ये आपने देखा किस तरह से हमने बड़ी इजीली जो है ना अपना एक आर्किटेक्चर कह लें माइंड मैपिंग कर ली, ठीक है। अब ये बड़ी आसान, अब ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी कि जब आप फर्दर इसको आगे जो है ना करेंगे काम। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास सारा हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं आपको बताता हूँ कि लेट से अगर आपको क्या करना है कि अब हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम जो है ना अपने फ्रंट इसमें सॉरी बैकएंड पे जो है ना प्लेन क्वेरीज कर ले डेटाबेस से, और अनदर ऑप्शन इज टू डू द क्वेरी यूजिंग द ओआरएम, ठीक है। अब एक ओआरएम भी एक चीज है, मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ कि ओआरएम है क्या है, ठीक है। और यह है कि लेटर आप उसको डिटेल में अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब है क्या है कि भाई एक सेकंड, होप सो कि ये हो जाए सही, ठीक है। तो अच्छा चलें इसको खैर छोड़ें। तो अब है क्या कि ओ आर एम मैं कहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ ओ आर एम, इसके दरमियान यहाँ पर, ये सही है, यहाँ पर। तो मैं अगर बैकग्राउंड ब्लैक कर दूं या वाइट कर दूं कंप्लीटली, ठीक है। सो चलें, कुछ भी हो जाए। अच्छा तो अगर मैं यहाँ पर आऊं, ठीक है, और इसको अगर मैं ब्लैक सेट कर दूं, वाइट्स नॉट सेटिंग, अच्छा खैर। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, ओ आर एम, ठीक है। अब ओ आर एम हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं एक सेकंड के लिए डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। समटाइम इट विल बी कॉस्ट, अच्छा एक सेकेंड जस्ट मुझे आप टाइम दें, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना ओ आर एम रख दिया। अच्छा अब ORM का क्या कॉन्सेप्ट है, ORM का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ तो आप यहाँ अपने बैकएंड के अंदर जो है ना प्लेन क्वेरीज कर लें डायरेक्ट, जैसे अगर आप एसक्यूएल यूज करें तो एसक्यूएल जो हमारे पास एक लैंग्वेज है उसकी डायरेक्ट प्लेन क्वेरीज करना, जैसे कि कैसे, इस तरह से करके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह से आप कर लें, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि भाई सारे प्रोडक्ट्स का जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो सारे गेट करके रहो, तो इस तरह से यहाँ तो आप प्लेन क्वेरीज करें। अदरवाइज जो हमारे पास एक मॉडर्न अप्रोच है, या कह लें मॉडर्न जो एक टेक्नोलॉजी है वो है ORM की, इसकी फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। अब ये क्या करती है कि ये बेसिकली ये इस बैकएंड लेयर में और डेटाबेस लेयर के दरमियान एक ब्रिज क्रिएट कर देती कि आप बजाय के प्लेन क्वेरीज कर रहे हो एसक्यूएल की, ठीक है, या आप मोंगोडीबी में तो खैर दूसरी क्वेरीज होती हैं, अगर आप प्लेन एसक्यूएल के अंदर क्वेरीज कर रहे हो तो रादर देन इट आप क्या करो, आप एक ओआरएम को यूज करो। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे हमारे पास एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है एसक्यूएल इंजेक्शंस का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना सिक्योरिटी जो है ना उसकी हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ये जो प्रिज्मा मैंने एक नाम लिखा है, ओआरएम क्या है, ओआरएम एक टेक्नोलॉजी। अब ये ओआरएम डिफरेंट ओआरएम है, ड्रिजल है, प्रिज्मा है, टाइप ओआरएम है, सिक्वलाइज है, बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन मैंने अभी एक लिखा है, आप जिसको यूज करना चाहे आप कर सकते हैं प्रिज्मा। अब इसका सबसे अच्छा बेनिफिट जो मुझे लगता है पर्सनली वो ये लगता है, लेट्स से कि स्टार्टिंग में मैंने अपनी जो है ना एप्लीकेशन के साथ बिहाइंड द सीन मोंगोडीबी को अटैच किया हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने मोंगोडीबी को अटैच किया हुआ है, ठीक है। बट लेटर ऑन मेरे मुझे क्या रिक्वायरमेंट आ रही है कि भाई जो है ना नो सीक्वल डेटाबेस, मोंगोडीबी नो सीक्वल है, तो रिक्वायरमेंट आ रही है कि भाई मोंगोडीबी को खत्म करके आप क्या करो कि ना पीछे ना रिलेशनल डेटाबेस लगाओ, ठीक है, या आप सीक्वल डेटाबेस लगाओ, यानी कि मायस्क्यूएल लगाओ, पोस्टग्रेस सीक्वल लगाओ, इस तरह की जो है ना डेटाबेस को लगाओ। तो अगर तो मैं इसको नहीं यूज करूं, अगर मैं इसको यहां से अपने यहां से खत्म कर दूं, नहीं यूज करूं अगर मैं इसको ORM को, ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या मसला आएगा कि फिर मसला आएगा कि लेट से अगर पहले मैंने मोंगोडीबी के अंदर यहां पर क्यूरीज की हुई है, ठीक है, और फिर मुझे क्या किस में करनी है, मायस्क्यूएल को पीछे अटैच करना है, तो एक तो मुझे सारी मॉडलिंग बदलनी पड़ेगी बिकॉज मोंगोडीबी का ड्राइवर और मायस्क्यूएल का ड्राइवर दोनों डिफरेंट है, ठीक है। मोंगोडीबी में हम मेनली मंगूस को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो ड्राइवर दोनों फर्क हैं, ठीक है।
तो मुझे मॉडलिंग दोबारा से करनी होगी। उसके बाद जो है मुझे उसमें क्या कहते हैं कि क्वेरीज जो होती हैं, सिंटेक्स ऑब्वियस सी बात, मोंगोडीबी का अलग सिंटेक्स होगा, एसक्यूएल का ऑब्वियस सी बात अलग सिंटेक्स है। तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट मशहूर, लेकिन अगर मैं उस ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ये जो है ना, मेरे पास ये जो एक कॉन्सेप्ट है इसका, ORM का अगर कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इनको यूज कर लूँ, ठीक है, इफ आई यूज देम, ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या फायदा आएगा? फिर मेरे पास ये फायदा आएगा, ठीक है, कि बिहाइंड द सीन मुझे लेटर ऑन रिक्वायरमेंट है मोंगोडीबी कनेक्ट करने की, पोस्टग्रेस को कनेक्ट करने की, मायस्क्यूएल को कनेक्ट करने की, किसी भी डीबी को कनेक्ट करने की, ठीक है। हाँ, बट डिपेंड करता है कि जो ORM है ना वो सपोर्ट करता हो सीक्वल और नो सीक्वल को, प्रिज्मा दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो मैं मोस्टली यही यूज करता हूँ, ठीक है, प्रोडक्शन में भी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये जो है प्रिज्मा जो है, तो उससे क्या होगा कि हमें सिर्फ बिहाइंड द सीन डेटाबेस जो कनेक्शन स्ट्रिंग होती है उसको सिर्फ चेंज करना पड़ेगा, बाकी क्यूरीज, बाकी मॉडलिंग, एवरीथिंग विल बी रिमेन सेम, ठीक है। तो दैट्स वाई ORM एक मॉडर्न अप्रोच भी है, अच्छी अप्रोच भी है, ठीक है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट फ्लो बता दिया, ठीक है, कि इस तरह से प्रेजेंटेशन होगी, इस तरह से लॉजिक बनेगी, इस तरह से परसिस्टेंट लेयर आएगी, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ना, ये ऑप्शनल है, ठीक है। या तो आप इनके थ्रू जो है ना अपनी ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करवा लें, क्लर्क या काइंड, ये दोनों में से कोई एक यूज करना है, ऐसा नहीं कि दोनों यूज करने हैं, ये दोनों बेसिकली थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर कस्टम, अगर आपको आती है ऑथेंटिकेशन, तो आप फिर यहाँ नेक्स्ट ऑथ की एक जो लाइब्रेरी जो कि नेक्स्ट जेएस हमें प्रोवाइड करता है उसमें कर लें, या फिर आप कस्टम बना के कर लें। और ये हमारे पास प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि मतलब आपने देखा होगा साइन अप विद गूगल, ठीक है, साइन अप विद फेसबुक, तो उनको कहते हैं प्रोवाइडर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ अपनी के लिए गूगल रखा है, आपकी चॉइस, आप रखना चाहे तो रख ले, नहीं रखना तो आप ना भी रखें। अच्छा, फिर ये है पेमेंट गेटवे, ठीक है। तो ये हमारा मेन आ गया। अच्छा, अब क्या करते हैं कि अब मेनली हमें ये भी तो भाई डिफाइन करना है ना कि ये जो हमारा पूरा एक प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, एक पूरा ई कॉमर्स साइट बन रही है, एक मेन किस टैग को यूज करेगी। तो मेनली मैं यहाँ पर क्या दिखता हूँ, मेनली हमारे पास जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज होगी दैट इज नेक्स्ट जेएस, ठीक है। तो ये मेनली ऑन द टॉप ऑफ नेक्स्ट जेएस बनेगा। नेक्स्ट जेएस क्योंकि एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, तो हम उसमें अपना बैकएंड भी परफॉर्म कर सकते हैं और फ्रंट एंड भी कर सकते हैं, ठीक है। बट ये कि ये जो आर्किटेक्चर है, जो टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर है, विच मीन्स कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करें, किसी पर भी आप अपना जो है ना प्रोजेक्ट को क्रिएट करें ऑन द टॉप ऑफ एनी टेक्नोलॉजी। बट ये है कि आर्किटेक्चर जो है ना मेनली इसी तरह से होता है, ठीक है। तो ये आ गया। इसके नीचे अगर मैं जो है चाहूँ तो अपना इसको नाम भी एक दे सकता हूँ, ठीक है। लेट से मैं इसको नाम दे देता हूँ टेकवर्स 51 ई कॉमर्स सोल्यूशन, ठीक है। तो ये मैंने उसको अपना एक नाम भी दे दिया, ठीक है। और ये मैंने एक छोटा सा आर्किटेक्चर आपको बना के यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अगर एक चीज मैं और करूँ, ठीक है, कि अगर मैं क्या करूं कि इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूं, जैसे आपने देखा होगा डैशबोर्ड भी हमारे पास होता है। अगर लेट सपोज के कोई कह रहा है कि यार एडमिन पैनल भी तो होगा ना इसके अंदर, एडमिन पैनल के बगैर कैसे काम होगा, तो अगर मैं आपको वो वाली चीज थोड़ी सी अगर मैं आपको इसके अंदर शो कराऊं, ठीक है, अगर हो पाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अब एडमिन पैनल का मेनली क्या होता है कि एडमिन पैनल का जो फ्लो होता है ना, उसका जो कंसर्न होता है ना, वो ना तो इस वाले बैकएंड से होता है और ना इस वाले फ्रंट एंड से होता है, ठीक है। क्योंकि एडमिन पैनल के लिए डैशबोर्ड, अच्छा, बट ये भी डिपेंड करता है। सम टाइम होता है कि आपने इसी के अंदर ही बहुत सारी चीजें की होती हैं, ठीक है, बट इट्स डिपेंड अपॉन, ठीक है। बट ये है कि अगर नॉर्मली देखा जाए रेगुलरली, तो उसमें क्या होता है कि हम जो है यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, लेकिन मेनली क्या होता है कि डैशबोर्ड का जो फ्रंट एंड पार्ट होता है ना, वो अपना फ्रंट एंड पार्ट होता है, ठीक है। वो इससे डिफरेंट होता है, ठीक है, वो इसकी तरह नहीं होता, ये इसी से एक्सेस नहीं हो रहा होता, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर जल्दी से आपको बना के दिखाऊं, बिकॉज वीडियो इज गेटिंग टू लॉन्ग, ठीक है। सो अगर मैं जल्दी से आपको करके दिखाऊं, CMS, इसको हम क्या कहते हैं, CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और मैं सिंपल टर्म में कह देता हूँ डैशबोर्ड, सही है, डैशबोर्ड, सही है। तो अब ये डैशबोर्ड मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब ये जो डैशबोर्ड है, ठीक है, इसका मैंने आपको कौन कि इसको हम
एडमिन पैनल भी कहते हैं। ठीक है। तो अब ये जो एडमिन पैनल है उसका इस फ्रंट एंड से कोई कंसर्न नहीं होता, हाँ उसका इस डेटाबेस से मेनली कंसर्न होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो भी सारा काम आ रहा है वो किस में स्टोर हो रहा है, डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। और एडमिन पैनल पे सिर्फ हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो डेटा फिर जब डेटाबेस में स्टोर हो तो फिर आप डायरेक्ट डेटाबेस से जो है ना इसका कनेक्शन होता है। ठीक है। तो ये डायरेक्ट डेटाबेस से जो है ना अपना डेटा रिट्रीव कर सकता है। ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जाएगी रिक्वेस्ट। अगर मैं इसके अंदर लिखूं, रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट। ठीक है। और ये रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी, ये रिक्वेस्ट जाएगी हमारी इसके ऊपर, डेटाबेस के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है। यहाँ पर हेयर। और अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूं, और यहां से हमारे पास क्या आएगी, यहां से हमारे पास आएगी रिस्पॉन्स। ठीक है। इसको मैं अगर यहां से इस तरह से करूं, ठीक है, ये चीज, तो अब मैं यहां से करता हूँ रेस्ट। तो ये क्या होगा कि ये डायरेक्टली इससे जो है ना कनेक्टेड होगा। ठीक है। और इसको आप एडमिन पैनल, डैशबोर्ड, किसी का भी नाम दे तो ये डायरेक्टली, अब डिपेंड करता है कि इसके अंदर भी आप एक बैकएंड बना लें, इसका मतलब एक बैकएंड बना लें इसकी अपनी एपीआई जो कि यहाँ से लाएगी। नहीं तो अदरवाइज इसका एक आसान हल ये भी है कि आप क्या करें कि आप इसको, दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट इससे यूज करके और अपनी सर्वर एक्शंस के थ्रू या एपीआई के थ्रू जो इसमें डेटा लें। नहीं तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप इसको यहाँ पे कनेक्ट ना करें। ठीक है। आप इसको यहाँ पर कनेक्ट ना करें, आप क्या करें कि आप इसको जो है ना, इसको और इसको, इसके साथ, तो आप इसको क्या करें, इसके साथ कनेक्ट कर दे। तो ऑब्वियसली बात, जब इसके साथ कनेक्ट होगा तो फिर रिक्वेस्ट भी इसी से आएगी। ठीक है। इस तरह से करके हमारा आर्किटेक्चर थोड़ा सा मैसी हो रहा है। ठीक है। तो इससे आएगी रिक्वेस्ट, ऑब्वियसली बात है। तो बोथ ऑप्शन, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं परफॉर्म। ठीक है। तो ये मेनली हमने एक बड़ा अच्छा सा एक जो है ना आर्किटेक्चर्स का डिफाइन करें। अब देखिए आपके पास सारी चीजें बनी हैं, बस सारी चीज, सिर्फ अब आपको कोडिंग पार्ट करना है। और कोडिंग लिटरली, जब आपको, मैं कहता हूँ कि आपको ये फ्लो समझ आ जाता है ना, तो फिर कोडिंग आपके लिए करना बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। ठीक है। कोडिंग में फिर आपके लिए कोई चीज मुश्किल रहती ही नहीं, क्योंकि यू नो कि किस तरह से होगा। अच्छा, मैं आपको अब इस सारे फ्लो की जो है ना एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि लेट से कर लें, अभी मेरे पास ना ये एक एप्लीकेशन है, लेकिन इसमें ना चेकआउट पे थोड़ा सा इशू है। ठीक है। लेकिन चले हम जो है ना उसको अपनी इस एप्लीकेशन के साथ अगर मैप करेंगे, ठीक है, तो फिर हम उसको देखते हैं। ठीक है। ये एप्लीकेशन का सबसे पहले क्या है, होम पेज होना चाहिए, प्रोडक्ट पेज होना चाहिए, और प्रोडक्ट डिटेल का पेज होना चाहिए, और कार्ट का पेज होना चाहिए। ठीक हो गया। सही है। तो अगर मैं देखूं तो इसके अंदर हमारे पास ये होम पेज है। ठीक है। ये होम पेज में जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं ये सारी आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, फीचर्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पर अभी मैंने देखा, यहाँ पर लिखा है फीचरिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। फीचरिंग प्रोडक्ट का कुछ भी मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है कि आपके पास दो किस्म के, एक होता है सिंपल प्रोडक्ट, ठीक है, एक होता है फीचरिंग प्रोडक्ट। तो अगर आपकी एप्लीकेशन जैसे आप अपने लिए बना, तो आप क्या कर सकते हैं कि जब आप प्रोडक्ट बेसिकली क्रिएट कर रहे हो ना, तो उसमें आप कर दें, आप एक ना चेक लगा दें। चेक चेक मार्क क्या लगाएं कि बेसिकली फॉर्म होगा ना जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट बना रहे होंगे। ठीक है। तो वहां पर एक चेक मार्क लगा दें, चेक बॉक्स लगा दें कि भाई अगर तो आपको अपनी प्रोडक्ट को फीचर करना है, तो आप उसके ऊपर टिक करके देन फिर उस रिक्वेस्ट को सबमिट करें। तो बिहाइंड द सीन डेटाबेस में जब वो स्टोर होगी तो उसके साथ ना एक फीचर का चेक चला जाएगा, फीचर इक्वल्स टू ट्रू चला जाएगा। तो विच मीन्स कि जिन भी प्रोडक्ट की जो फीचर वाली प्रॉपर्टी है वो इक्वल्स टू ट्रू होगी, उनको आपने क्या करना है, उनको आपने फीचर प्रोडक्ट के सेक्शन में ला के रखना है। ठीक है। अब फीचर प्रोडक्ट का सेक्शन क्या होता है कि बेसिकली वो प्रोडक्ट जिनको आप चाह रहे हो कि जो है ना ज्यादा टॉप पर है, ट्रेंडिंग पर रहे, ठीक है, जल्दी सेल आउट हो जाए, तो उनको आप फीचर के सेक्शन के अंदर रखते हो। ठीक है। नॉर्मली ऐसा ही होता है, जैसे अगर आप OLX के ऊपर अपनी कोई एड पोस्टिंग करो तो वहां पर भी आपके पास ऑप्शन आता है कि भाई आप इतने पैसे दे और अपनी जो एड को ना उसको फीचर्ड करवा लें। उसका मतलब ये होता है कि भाई आपका जब ऐड फीचर होगा तो उसको ज्यादा उस पर व्यूज आएंगे, ज्यादा उस पर ट्रैफिक आएगी, ज्यादा रिकमेंडेशन मिलेगी। ठीक है। तो इसीलिए फीचर का एक हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। अगर आप फीचर इक्वल्स टू ट्रू करेंगे, ओ सॉरी फॉल्स करेंगे, तो फिर वो आपके फीचर के सेक्शन में नहीं आएगा, फिर वो आपके सिंपल
फर्दर नीचे सेक्शन में आ जाएगा। इसमें वैसे मल्टीपल सेक्शन ही, एक ही सेक्शन है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस बेस है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं सेकेंडली जल्दी से कि क्या भाई हमारे पास इसके अंदर इस प्रोडक्ट का जो है डिटेल पेज मौजूद है। अगर मैं इस पे हॉवर करूं, ठीक है, और चेक करूं कि क्या हमारे पास इस प्रोडक्ट का एक डिटेल पेज जो है मौजूद है। ठीक है। सो आई थिंक सो शायद इसकी मेंटेनेंस में कुछ इशू है। ठीक है। सो अगर मैं लेट से, अगर मैं इस वाली को चेक करता हूँ, ठीक है, इस पे चेक करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास साइन इन का इशू है। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास साइन इन हो चुका है। ठीक है। साइन इन होने के बाद ये देखें, ये होता है प्रोडक्ट डिटेल का पेज। ठीक है। ये क्या है? ये है प्रोडक्ट डिटेल का पेज। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास ये सारी हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो है ना, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट की बेसिकली डिटेल है। बैक पे जाऊंगा। ठीक है। सो ठीक है। तो खैर हमारे पास यहाँ पर जो है ना टोटल प्रोडक्ट भी आ जाएंगी यहाँ से। ठीक है, सारी प्रोडक्ट्स। ठीक है। और ये सिंगल प्रोडक्ट का भी हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया, सही है। अच्छा, अगर अब मैं आपको दिखाऊं कार्ट का कार्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि कार्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि अगर लेट्स से अगर मैं इसके ऊपर जाऊं, ठीक है, सो लेट्स ट्राई। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो ये देखें मेरे पास ये प्रोडक्ट है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो ये खत्म हो जाएगी। और मैं इसको अगर हिट करूं और मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूं तो ये देखें मेरे पास प्रोडक्ट आ गई। कैसे आई प्रोडक्ट? के मेनली कुछ भी नहीं होगा। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने बिहाइंड सीन डेटाबेस में एक कलेक्शन या यू कैन से टेबल बनाया होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है ये वहां पर जाकर डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। जब ये डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी और कार्ट के अंदर आप क्या कर रहे होंगे कि कार्ट के अंदर आप जो है क्यूरी करके वहां से डेटा, बेसिकली कार्ट में आप उस डेटाबेस से डेटा को फेच करके ला रहे होंगे और यहाँ पर आप उसको पोस्ट कर रहे होंगे। तो ये मैकेनिज्म होगा। अच्छा, सेकेंडली, अगर आप जो कार्ट है, अगर आप कार्ट इस तरह की बना रहे हैं, शीट वाली जो ये जो कार्ट होती है, ठीक है, कि मतलब ये आपके हर एक पेज पे एक्सेसिबल होगी। आप होम पेज पे जाएं, ठीक है, और आप मेन के पेज पे जाएं तो यहाँ पर होगी। लेकिन इसकी एक चीज और भी होती है कि इसको अप टू डेट भी रखना होता है। ठीक है। सिर्फ ऐसा ना हो कि जब आप इसको ओपन करें तभी अप टू डेट हो, बल्कि ये जब जब आप इसमें कुछ ना कुछ चीज ऐड करें। अगर मैं इसको ओपन करूं और इसको मैं ऐड टू बैक करूं, ठीक है, अगर मैं इसको ऐड टू बैक करूं, ठीक है, तो जब आप इसको ओपन करें, ठीक है, तो यहां पर ये शो होनी चाहिए, आनी चाहिए प्रोडक्ट आपकी। ठीक है। तो ये बेसिकली फिर हम इसके लिए क्या करते हैं, फिर इसके लिए हम यूज करते हैं स्टेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है। जिसमें आप जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई को मेनली यूज कर सकते हैं। इफ यू डोंट नो अबाउट द कॉन्टेक्स्ट एपीआई, तो हमारी जो नेक्स्ट जेस की सीरीज अभी करंटली चल रही है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, उसके अंदर होप्सो के जो लास्ट की वीडियोज हैं, ठीक है, उनके अंदर कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जो है ना आपको मिल जाएगा। यू कैन सी दी थंबनेल और द टाइटल, सो यू कैन वॉच इट। ठीक है। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जो है ना कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो मेनली ये जो है ना हमारा काम हो गया। ठीक है, कि भाई सिंगल प्रोडक्ट पेज भी आ गया, ठीक है, डिटेल भी आ गया, शॉपिंग कार्ट को भी हमने देख लिया, सही है। अब अगर मैं आपको एक एडिशनल चीज दिखाऊं, पेमेंट गेटवे का। अच्छा, पेमेंट गेटवे जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा बिहाइंड द सीन थोड़ा इशू है। ठीक है। तो मैं अगर इस वाली वेबसाइट के ऊपर आऊं, ठीक है, सो अगर मैं इस पे लॉग इन करूं इस तरह से। अच्छा, मेनली फर्स्ट पहले आप भी जो है ना अपनी वेबसाइट में ये ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म रखेंगे जिसमें फर्स्ट टाइम आपका लॉगिन ही होगा। तो ये मेरे पास जो है मैं जो है ना सक्सेसफुली साइन इन हो गया हूँ इसके अंदर। अच्छा, अब ये बेसिकली क्या एप्लीकेशन है, यहाँ पर डिफरेंट इवेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, और इवेंट्स के आप जो है ना टिकट परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पर कार्ट वाला तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कार्ट ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास सिंगल पेज प्रोडक्ट का जो है ना सिंगल पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं इस पे बाय टिकट करूंगा तो डायरेक्ट मैं जो है ना चेकआउट पे मूव कर जाऊंगा, विच इज पेमेंट गेटवे, जिसका मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं बाय टिकट पे अगर मैं क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये देख रहे हैं मेरे सामने एक ये इंटरफेस ओपन हो रहा है, विच इज स्ट्राइप पेमेंट गेटवे। ठीक है। तो ये आप इंटरनेशनल वेबसाइट जब आप क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर मेनली आप जो है ये इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है। तो अब क्या है कि अगर मैं अपनी डेट मेंशन करूं कार्ड की, कुछ भी वी कैन से 00, ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी देख सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं, ठीक है, सो अगर मैं इसको प्रोसेस करूं और फर्दर
करूंगा तो अभी आप देखिएगा कि हमारा जो है ये पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये होता है बेसिकली पेमेंट गेटवे आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टिकट थी माई टिकट्स के अंदर, अगर मैं आऊं तो ये हमारे पास वो टिकट जो है बाय हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पेमेंट गेटवे काम कर रहा होता है। तो होप सो कि आप सबको समझ आए होगी। मेनली आज की वीडियो का मकसद था कि आपको जनरल टर्म में समझाना है किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले उसका आर्किटेक्चर कैसे डिफाइन किया जाता है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर हमारे पास होते हैं, विच इज बेस्ट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट एंड डिमांड, ठीक है। कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। और फर्दर उनके क्या जो है ना फ्यूचर पर्सपेक्टिव से क्या जो है ना वो चाह रहे हैं, ठीक है। सो उसकी बेस पे डिपेंड करता है कि आपका जो आर्किटेक्चर है वो किसके ऊपर बेस करना चाहिए, किस टाइप पे बेस करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने मेनली मोनोलिथिक समझा, उसमें हमने सारी चीजें समझी, ठीक है। और कभी भी आप कोई भी एप्लीकेशन को बनाएं उससे पहले ये माइंड मैपिंग और वी कैन से आर्किटेक्चर लाजमी बना लें, ठीक है। क्योंकि मैंने उसको आपके सारे फायदे और नुकसान आपको मैंने सारे दिखा दिए हैं, ठीक है। ये वाला जो आर्टिकल था इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर टुडे वीडियो।